तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि हम बात कर रहे थे भाई केमिकल रिएक्शन की, और हमने बोला था भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे और उसके बाद नए रिएक्शन का फॉर्मेशन हो। एक दूसरी डेफिनेशन भी उसकी कि भाई इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है इन डिफरेंट डिफरेंट एटम्स दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। यानी कि कुछ जो एक तरीके से हम बात कर लेते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, हमने बात की थी पिछली वीडियो में, स्टार्टिंग मटेरियल को बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं, ब्रेक्स बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो उसको जोड़े रखे। ठीक, और फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल मटेरियल जो होगा, जो सब्सटेंस आएगा हमारा फाइनल वाला, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। और इसके अंदर न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। पहली चीज ये याद रखनी है, इसी को क्या बोल देंगे हम, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। कह रहे हैं देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, नेमली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमने क्लियरली बात की थी। अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस की, तो इसमें क्या हो रहा है, आइस हमारा मेल्ट होगा और वो बदल जाएगा वाटर में। अब आइस जो हमारा सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है, लेकिन इन दोनों के अंदर ही H2O और H2O, यानी कि दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेट का डिफरेंस है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम। दैट्स व्हाई फॉर्मूला सेम होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि फिजिकल चेंज के बारे में हम पहले बात कर चुके थे कि फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक बिग नो है, नहीं होता। फिर बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जैसे सपोज करो ये Fe रिएक्ट करेगा H2O के साथ और साथ में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा कुछ ये Fe2O3 डॉट X टाइम H2O। इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, तो यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बन के आया है, ये क्या है, एक नया सब्सटेंस है। ठीक, और ये क्या था, आयरन था। इसका कलर भी होता है एकदम ग्रे और इसका कलर होता है ब्रिंकिश। ठीक, ब्रिंकिश, तो इसका कलर ब्रिंकिश होता है। तो ये बना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है और वो बिल्कुल नया सब्सटेंस है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट्स व्हाई ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे मिल्क होता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड। तो कर्ड जब मिलेगा तो क्या कर्ड से फिर दोबारा से मिल्क बना सकते हैं, नहीं। तो यानी कि ये क्या है, परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज है। ठीक, जिसकी वजह से क्या है, परमानेंट चेंज होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि बैकवर्ड नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। ठीक, तो ये केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज, और ये सवाल आ गया फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और यहाँ पे हम थोड़े से पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इवन वी हैव डिस्कस्ड दैट, बट स्टिल देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, बोलने की देखो भी फिजिकल चेंज एंड देन केमिकल चेंज। ठीक, फिजिकल चेंज जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, हमने बात की थी। केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी कि स्टेट चेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इसी को फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कोई चीज है सॉलिड तो वो चली जाएगी लिक्विड में, और अगर कोई चीज लिक्विड है तो वो चली जाएगी गैस में, या फिर ये वाइस वर्सा हो जाएगा, गैस से लिक्विड हो जाएगा या फिर लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। ठीक, चेंज कैन बी रिवर्स, यानी कि हम बदल सकते हैं। जैसे हम आइस से वाटर बना सकते हैं और फिर वाटर को फिर से हम फ्रीजर में रख देंगे तो फिर से आइस बन जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। ऑफ कोर्स रिवर्सिबल होता है, वी हैव डिस्कस्ड दैट। एंड एनर्जी मे नॉट बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, जैसे सपोज करें कि बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो मोस्टली प्रोसेस जो देखोगे वहां पे तुमको एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती हुई नजर आएगी। जैसे जब तुम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हो तो आप एक ठंडापन महसूस करते हो, यानी कि सॉलिड मेल्ट होने के लिए एनवायरनमेंट से एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है।
तो ये प्रोसेस जो हो जाती है, ये प्रोसेस कहलाती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। थर्मिक प्रोसेस यानी कि हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब। ठीक, ऐसे ही जब कभी तुम क्या देखोगे कि तुम गैस को बदलोगे लिक्विड के अंदर, लिक्विड को बदलोगे तुम लेट्स से सॉलिड के अंदर, यहाँ पे ये एग्जांपल ले लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड जो है अपनी एनर्जी निकालेगा, यानी कि वो रिलीज करेगा एनर्जी को। तो ये प्रोसेस कहलाती है एक्सोथर्मिक। तो ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। तो इन दिस कंडीशन व्हाट वी सी, यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, दैट फॉर्म्ड इंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। हमने देखा था अभी एक रिएक्शन में, कौन सा रिएक्शन थी कि सोडियम की जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो सोडियम जो है हमारा एक्सप्लोसिव की तरह बिहेव करता है, और जबकि क्लोरीन हमारा बिहेव करती है पॉइजनस गैस की तरह। लेकिन हम जैसे ही दोनों को मिलाएंगे ये बनाती है 2 टाइम NaCl, जो क्या है, टेबल सॉल्ट है, क्या है, टेबल सॉल्ट है। ठीक है, फिर कि चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इस रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सोचो कि हम इसको रिवर्स कर दें आसानी से, तो वो आसानी से रिवर्स नहीं होगा। ठीक, और बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। जैसे सपोज करें आपने सॉल्ट को वाटर में डाला था, ठीक, तो हमारा सोल्यूशन बन गया था। अब हमने क्या किया, इस वाटर को इवैपोरेट कर दिया, तो हमको फिर से सॉल्ट मिल गया। ये फिजिकल था, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल है, लेकिन ये ऐसा केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। यानी एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होगा तो एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो याद रखना कि एनी चेंज दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनी चेंज दैट इन्वॉल्व चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, वो हमेशा क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज ही कहलाने वाला है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ गए, जिसके बारे में हम बात करें वर्ल्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक, इतना जल्दी आना नहीं था, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन। जब भी बात होती है केमिकल इक्वेशन की, तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो चीजें क्या है, let's discuss about them. Carrying in the representation of a chemical reaction in the form of a formula of a reactant and product separated by the arrow marked is called a chemical equation. Okay, इसको समझो। इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं अभी कि हमारे पास क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास आपने लिया मैग्नीशियम, साथ में लिया ऑक्सीजन, जब आप इनको बर्न करते हो तो बन क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये कहलाती है वर्ड इक्वेशन, बिकॉज यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ वर्ड्स टू राइट डाउन द इक्वेशन। ठीक, तो इसको हम बोल देंगे वर्ड इक्वेशन, ए वर्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी जगह पर यूज करता हूं, केमिकल इक्वेशन की जगह पर अगर मैं यूज करूं, यहां पर Mg की जगह पर यूज कर लूं मैं Mg, मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह यूज करूं मैं O2, और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह यूज करूं मैं MgO। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, ये है सिंबल, यूज ऑफ सिंबल, साइन, arrow to represent a chemical reaction is called chemical equation। ठीक है, तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हम सिंबल, साइंस और एरोज वगैरह का यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए, वो केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक, तो हमको ये चीज सिंपली याद रखनी है। फिर आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगी उसको बैलेंस्ड करना पड़ता है। क्यों बैलेंस्ड करते हैं, टू रिप्रेजेंट, क्यों बैलेंस्ड करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने एक लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
तो यहाँ पे जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो भाई मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि यहाँ ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल चेंज या इन अ केमिकल रिएक्शन, जो तुम्हारा दिल चाहे वो लिख दो। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर ना ही मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन दैट सच सिचुएशन, जब भी ना ही आप मास को क्रिएट कर पा रहे हो ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उसको कंडीशन में हमको एक बैलेंस्ड केमिकल को बैलेंस्ड करना पड़ता है, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये कहता है कि देखो जो भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मास होगा वही तुम्हारा राइट हैंड साइड के पास भी मास होगा, यानी कि दोनों साइडों में जो मास होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना आपने रिएक्टेंट यूज किया है आपको उतना ही प्रोडक्ट बनकर आए, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, इधर Mg है, इधर O2 है और इधर MgO है। हमने सबसे पहले एक टेबल बनाई ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो रिएक्टेंट साइड है ये जो हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई, और ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं राइट हैंड साइड। इधर एक Mg है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, इधर एक Mg है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन भी क्या है, 1 है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर पे 2 है ऑलरेडी, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, इस वाली साइड को 1 से और इस वाली साइड को 2 से। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि भाई 2 into 1 हो गया और ये 1 into 2 हो गया। तो हमने जब देखा इसको फिर से, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया तो हमारे पास नई इक्वेशन आई MgO2 और ये हो गई 2MgO। अब फिर से हम टेबल बना लेते हैं। तो अगर हम देखें इधर Mg कितने, इधर Mg है 1 और इधर O2 कितने, इधर O2 है, O है 2। ऐसे इधर आ जाओ, इधर Mg कितने हो गए, इधर Mg हो गए 2 और इधर O कितने हो गए, तो इधर O हो गए 2। ठीक, तो अब हमने देखा कि भाई ये डिसबैलेंस हो गए, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से करवा देंगे और इधर 1 से करवा देंगे। तो जैसे हमने करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नई टेबल बन के आएगी और जिसके अंदर हमको क्या मिलेगा कि भाई अब हमने Mg के आगे हम कर देंगे 2 से, ऑक्सीजन 2 है ऑलरेडी और ये आ जाएगा MgO, वो भी 2 टाइम। इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन बन के आई ये क्या है, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या हो गई, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब टू मेक इट मोर बैलेंस्ड क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेम किया था, यहाँ पे हमने देखा तो अब दोनों साइडों में चीजें क्या हो गई, एकदम सिमिलर हो गई। अब जब सिमिलर हो गई तो इसको क्या बोल देंगे, हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बना देते हैं। कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने का यही एक तरीका है। टू एड मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं बात करता हूँ कि Mg था मेरे पास 2 टाइम, इसी O था, फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया था, 2Mg बना दिया था। इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं। तो देखो ये है सॉलिड, मैग्नीशियम होता है सॉलिड, ये रहता है ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो गैसियस है अगर तो उसके लिए हम ऐड करेंगे G। ठीक, सॉलिड है तो हम यूज करेंगे S। ठीक, रिएक्शन होगी तो बन के आएगा MgO, जो खुद भी क्या है, सॉलिड है। तो ये चीज हो गई हमारी। ठीक, अब कोई भी रिएक्शन जब हुई है, ठीक, और उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर एक्वस मीडियम में होती तो यूज करते AQ, लिक्विड में होती तो यूज करते L। तो मोस्टली क्या है, ये और ये आपको देखने मिलेगा। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज जो देखने मिलती है वो हीट, कि अगर कोई रिएक्शन करवाने के लिए हमने टेम्परेचर का यूज किया है या हीट का यूज किया है तो उसके लिए ऊपर लगा देते हैं डेल्टा। अब फर्दर इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है जब हम क्या दिखाते हैं कि भाई देखो जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो इससे कुछ अमाउंट में हीट निकलती है, तो इसको दिखाते हैं डेल्टा S। इससे क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, और जब हीट निकल रही है तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इससे हमको पूरी रिएक्शन के अंदर हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे फर्दर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, किस किस तरह के चेंजेस हैं, रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कौन सी स्टेट है रिएक्टेंट की, कौन सी स्टेट है लेट्स से सॉलिड की। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट आता है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस।
तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन की, फिर डिकम्पोजिशन की, फिर डिस्प्लेसमेंट की, फिर बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी में क्या आ जाएगी, प्रिसिपिटेशन आ जाएगी। फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम फर्दर इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स से अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज वी आर गोइंग टू कॉल देम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से।